नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग आज ग्राम पंचायत अधिकारी में पंचायतों के वित्तीय स्रोत के एमसीक्यूज़ करेंगे और इसकी जो थ्योरी क्लास थी वो मैंने कंप्लीट कर ली थी और इसमें जो करंट का कंटेंट है, वो बचा है। वो मैं आपको इसकी जब डेट अनाउंस होगी उसके कुछ ही समय बाद मैं इसको जितना भी इसके संबंध में करंट अपडेट्स होगा वो मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा। ठीक है? तो इससे संबंधित जो टॉप 50 एमसीक्यूज़ हैं, आइए उनको देखते हैं। इसकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर पहला दे रहा है, पंचायतों के वित्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायतों के वित्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि पंचायतों को केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदानों का बहुलांश विशेष योजना के आधार पर प्राप्त होता है। तो मैंने आपको बताया था कि पंचायतें कहाँ से वित्त प्राप्त करती हैं। तो पंचायतों के कुछ अपने भी अधिकार होते हैं, जैसे पंचायतें कर लगा सकती हैं, कहाँ पर लगा सकती हैं, अभी इनको देखते हैं। ये वाला जो कथन है ये पहला सही है, ठीक है। दूसरा दे रहा है पंचायतों के आय के अधिकार सीमित हैं। तो ये बिल्कुल सही है। इसके आय के अधिकार सीमित हैं, बहुत ज़्यादा ये आय नहीं प्राप्त कर सकती है। जैसे बाज़ारों, मेलों, हाटों से जो टैक्स लगाती है, उन्हीं से इनको आय प्राप्त होती है। साथ ही साथ राज्य वित्त आयोग जो अनुदान दिलवा दे, केंद्रीय वित्त आयोग जो अनुदान दिलवा दे केंद्र सरकार से, उससे इनको आय प्राप्त होती है, लेकिन उतना आय पर्याप्त नहीं है। अब आगे देखो ज़रा क्या कह रहा है, परंतु व्यय के मामले में उन्हें असीमित अधिकार प्राप्त हैं। यानी क्या पंचायतों के पास जितना रुपया होता है, क्या उन्हें असीमित रूप से वो खर्च कर सकता है? नहीं, ये कथन गलत हो गया। इसमें जो पहला कथन है, वही हमारा सही है। अब देखो, पंचायतों के आय के स्रोत क्या हो सकते हैं? मैंने आपको बताया था, ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायतों के आय के स्रोत, ठीक है? ये आपका शायद 10 नंबर का टॉपिक है, तो इसको हाँ, बड़ी गंभीरता से लीजिएगा। ग्राम पंचायतों के आय के स्रोत क्या-क्या हो सकते हैं? कहाँ-कहाँ से इनको आय प्राप्त होती है? तो एक तो इनको आय प्राप्त होती है कि राज्य वित्त आयोग राज्य से सिफारिश करे कि केंद्र ग्राम निधि में पैसा भेजो। केंद्रीय वित्त आयोग राष्ट्रपति को सूचना दे कि राज्य की ग्राम निधि में पैसा भेजो, राज्य की संचित निधि में पैसा भेजो ताकि वो ग्राम निधि में पैसा डाल सके। और तीसरा इसका जो आय का स्रोत होता है वो पंचायतें खुद होती हैं, यानी पंचायतों के द्वारा लगाए गए टैक्स। वहाँ कहाँ लगा सकती हैं? आओ ज़रा देखते हैं। पंचायतें मेलों पर कर लगा सकती हैं, ठीक है? पंचायतें वाहन पर कर लगा सकती हैं। पंचायतें जो उनकी ज़मीन में खड़े होते हैं, पंचायतें पशु बिक्री पर कर लगा सकती हैं, पर कर। उनके जो ग्राम क्षेत्र के अधिकार आता हो जैसे पशु मेला लगना, ठीक है? पंचायतें जो हाउस टैक्स है वो लगा सकती हैं। और क्या कर सकती हैं पंचायतें? जैसे बाज़ार पर कर लगा सकती हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र में ज़मीन आती है, अगर वहाँ पर बाज़ार लग रहा होगा तो बाज़ार से वो टैक्स वसूल सकती हैं। वहाँ मनोरंजन कर लगा सकती हैं, ठीक है? या फिर जल कर लगा सकती हैं। ठीक है? तो ये सारे के सारे टैक्सेस हैं जो पंचायतें लगा सकती हैं। जैसे और भी कई सारे टैक्सेस हैं, मैं बात करूँ सड़क की सफाई सुरक्षा पर कर लगा सकती हैं, जो स्ट्रीट लाइट लगवाती है पंचायतें, ठीक है? स्ट्रीट लाइट जो गाँवों में लगवाई जाती हैं, उन पर उनसे पैसा वसूल सकती है ग्राम पंचायत। अब एक प्रश्न ये आता है कि ग्राम पंचायतें अगर कर या शुल्क वसूलती हैं, इसका प्रावधान है कहाँ पे? इसका प्रावधान एक धारा याद रखो, धारा है 37। मैंने अपनी थ्योरी क्लास में आपको बताया भी था। कुछ धाराएँ हैं जो आपको एज़ इट इज़ रटनी पड़ेंगी। जैसे धारा 37, ये कहाँ पर है? ये धारा 37 आपको मिलेगा अधिनियम एक्ट 1947, ग्राम पंचायत संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 37, और इसी 37 में कहा गया है पंचायतें कर या शुल्क वसूल सकती हैं, ठीक है? और भी जैसे मेलों पर कर वसूलना, वाहन पर कर वसूलना, और जैसे अगर कोई ग्राम पंचायत की भूमि है, मान लो ये भूमि है, इस भूमि में अगर कोई दूरसंचार टावर की स्थापना करने आता है, तो इससे भी ये टैक्स वसूल सकती हैं। कई सारे हथकंडे हैं पंचायतों के टैक्स वसूलने के। जब आप यहाँ पर अपॉइंट होके नियुक्त हो जाओगे, वीपीओ यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी के तौर पर, तब आप ठीक-ठीक और अच्छे से समझ पाओगे कि आपको कहाँ-कहाँ से टैक्स वसूलना है और इसी टैक्स का प्रयोग इसी ग्राम की उन्नति के लिए लगाना है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर हाँ, पहला जो था, उसका सही उत्तर क्या होगा? पहला। दूसरा देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो याद रखिएगा 15वां जो वित्त आयोग की रिपोर्ट थी, अभी कोविड के दौरान जो इसने जारी की थी, उसमें था वित्त आयोग कोविड के दौर में, ठीक है? और याद रखो जो 15वां वित्त आयोग है, 15वां वित्त आयोग, ये इसके अध्यक्ष कौन हैं? सबको पता होगा, खैर ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह, ठीक है? और ये कब से कब तक है, इसकी कार्यावधि याद रखिए, अवधि।
इसकी कार्य अवधि याद रखिए, ये कब से कब तक रहेगा? 2021-22 से लेकर 2025 और 26 तक ये कार्य करेगा, ठीक है? यानी कि हम कह सकते हैं इसकी पंचाट अवधि क्या है? आपसे इस टर्म का भी प्रयोग किया जा सकता है। याद रखिएगा इसकी पंचाट अवधि है 2021-22 से 2025-26 तक। और इसी अवधि के लिए ये जो वित्त आयोग 15वां है, इसने 1.42 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ठीक है? ख़ैर ये राशि आपको जब इसकी डेट अनाउंस होगी तो मैं आपको ये सारी की सारी राशियाँ आपको उपलब्ध करा दूँगा। ठीक है? तो अभी आप इन पर आप फ़ोकस मत करिए। अभी आप केवल और केवल जो फैक्चुअल डेटा हैं, जो आज के 2 या 3 महीने बाद भी नहीं बदलेंगे, आप उनको फ़ोकस करिए। ठीक है? क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन किसकी संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है? केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का विभाजन किसकी संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है? ये है वित्त आयोग। यानी वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर केंद्र और राज्य के मध्य हाँ, वित्त का विभाजन होता है। नेक्स्ट देखो, वित्त आयोग के 4 अन्य सदस्यों के चुने जाने की योग्यता क्या है? मैंने आपको बताया था कि जो केंद्रीय वित्त आयोग होता है उसमें एक तो अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो ये जो 4 अन्य सदस्य हैं, इनकी जो योग्यता है, इनकी योग्यता का वर्णन क्या संविधान में है? नहीं। तो फिर कहाँ है? एक वित्त आयोग बना था 1951 में। तो वित्त आयोग अधिनियम बना था 1951 में और इसी अधिनियम में इनकी योग्यता के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। कौन-कौन सी हैं? ये जो 4 लोग हैं, इनमें से एक जो बंदा होना चाहिए, वो होना चाहिए हाई कोर्ट का न्यायाधीश, ठीक है? दूसरा बंदा जो होगा, इन्हीं चारों में से जो दूसरा व्यक्ति होगा, उसे होना चाहिए लेखा और वित्त का जानकार, ठीक है? और जो तीसरा व्यक्ति होगा, उसे होना चाहिए प्रशासनिक और वित्त का अनुभव, यानी प्रशासनिक और वित्त का अनुभवी व्यक्ति एक बंदा होना चाहिए इन चारों में से और जो चौथा व्यक्ति होगा, वो होगा अर्थशास्त्र का ज्ञाता, ठीक है? अर्थशास्त्र का जानकार या अर्थशास्त्र का पारखी या कुछ भी आप कह सकते हो इसको। तो ये 4 की 4 कंडीशंस हैं, जो वित्त आयोग के जो 4 सदस्य होते हैं, उनमें इन चारों योग्यताओं को समाहित किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अर्थशास्त्र का ज्ञाता भी होना चाहिए। दूसरा जो व्यक्ति होगा उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है? लेखा और वित्त मामलों का जानकार होना चाहिए, उपर्युक्त सभी। इसमें 3 कंडीशंस दी हैं, चौथी कंडीशन ये है, आप इसको भी याद रखो। नेक्स्ट देखो 5वां 27वां संविधान संशोधन, ये 27वां नहीं है, देखें ज़रा कौन है? 1992 संभवतः ये 73वां होगा, है ना? 73वां होगा अगर पंचायत की बात कर रहा है तो, हाँ, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया था, जिसका उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रावधान करता है? ये 73वां। क्या 73वें संविधान संशोधन में जिला योजना समिति का गठन किया गया है? नहीं, ये गलत है। तो जिला योजना समिति का गठन कहाँ किया गया है? ये किया गया है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में, ठीक है? ये हमारा गलत हो गया। राज्य चुनाव आयोग सभी पंचायत चुनाव करवाएगा, इसका प्रावधान है 73वें में। ठीक है? राज्य वित्त आयोग की स्थापना इसका भी प्रावधान है 73वें में, तो ये 2 और 3 सही हो जाएगा। 2 और 3 हाँ, सही उत्तर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है? राज्य चुनाव आयोग के बारे में आपको पता होगा 243 का के है और राज्य वित्त आयोग के बारे में आपको पता होगा 243 का आई है। तो ये सारे के सारे आप याद रखो। ठीक है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर हाँ, छठा पंचायतों की अ, करारोपण की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अब इसको ज़रा देखो ध्यान से, कह रहा है पंचायतों की करारोपण की शक्ति का उल्लेख। यानी कि इससे सिद्ध होता है कि पंचायतें कर लगाएँगी, ठीक है? पंचायतें कर लगाएँगी। अब कर लगाएँगी इसका 2 जगह वर्णन हमें मिलता है। ध्यान दीजिए, ये मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ उसके फेयर नोट्स बनाइए आप और जितनी मैं धाराएँ यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ, उन धाराओं के भी हाँ, नोट्स बना के आप अ, तैयारी करो। तो पंचायतें कर लगाएँगी, इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? इसका वर्णन सबसे पहली बात तो हमें मिलता है, जो हमारा संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम है, इसको आप लिख लीजिए पंचायती राज अधिनियम, अधिनियम 1947 इसका जो पंचायतें टैक्स लगाएँगी, इसका प्रावधान या इसका वर्णन हमें 1947 के एक्ट में मिलता है। 1947 के एक्ट में मिलता है तो कौन-सी धारा है? धारा मैंने आपको बताई थी 37 है, ठीक है? और इसी 37 धारा के अनुसार ग्राम पंचायतें टैक्स लगा सकती हैं, शुल्क लगा सकती हैं, फीस वसूल सकती हैं, है ना?
इसके बारे में प्रावधान है। अच्छा, पंचायतें कर लगाएँगी, क्या और कहीं हमें प्रावधान मिलता है इसका? हाँ, मिलता है। हमारे संविधान में भी मिलता है, ठीक है? ये तो अधिनियम है उत्तर प्रदेश का, यहाँ भी मिला धारा 37 में, संविधान में भी मिलता है। तो संविधान में कहाँ पर मिलता है, पंचायतें टैक्स लगाएँगी इसका वर्णन? इसमें आपको एक आर्टिकल याद रखना है 243 का एच, ठीक? एच फॉर हाई टैक्स। 243 का जो एच है, इसमें हमें वर्णन मिलता है कि पंचायतें टैक्स लगाएँगी, यानी कि पंचायतों को कर लगाने की शक्ति का वर्णन हमें संविधान में भी मिलता है। तो ये दोनों याद रखो, ठीक है? अब यहाँ पर आओ ज़रा, कह रहा है पंचायतों के करारोपण की शक्ति का उल्लेख संविधान में कहाँ है? 243 का एच या 243 का एच, अब इसमें तो एच कहीं है नहीं। तो याद रखो 243 का इसे जा भी कह सकते हो आप। हालाँकि जब आप एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम हॉल में बैठे होगे तो वहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों होगी। या तो आप जा याद रखो या तो फिर आप एच याद रखो। कोशिश करो एच याद रखो क्योंकि जा हो सकता है आपके हिंदी मीडियम के ऑप्शन में भी ना हो, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में आपको ये इंग्लिश ही काम आएगा। तो 243 का हो जाएगा जा, ठीक है? तो याद रखिएगा इसको। तो ये कहने का आशय है कि ये दोनों धाराएँ याद रखो। एक तो धारा आपको 37 याद रखनी है, पंचायतें टैक्स लगा सकती हैं। किस अधिनियम में है? 1947 की किस धारा में है? 37 में। और दूसरी कंडीशन आप याद रखो संविधान में कहाँ वर्णित है कि पंचायतें टैक्स लगा सकती हैं? ये है 243 के एच में। क्वेश्चन नंबर 7वाँ देखो, निम्नलिखित दिए गए कारणों में से किस कारण से राज्य वित्त आयोग का सदस्य बनने से अयोग्य घोषित किया जाता है? सपोज़ करो ये कोई व्यक्ति है, ये कहना चाहता है कि मैं सदस्य बनूँगा, काहे का सदस्य? राज्य वित्त आयोग का, ठीक है? तो सरकार कहती है कि आप कुछ शर्तें हमें माननी पड़ेंगी। शर्तें कौन-कौन सी हैं? कहीं आपका मन अस्वस्थ तो नहीं है, पागल-आगल तो नहीं हो आप। दूसरी शर्त कहती है आपको दिवालिया तो नहीं घोषित किया, ऐसा तो नहीं है बैंक ने डिफ़ाल्टर घोषित कर दिया हो आपको। और यदि उस समय उस पर यानी इस व्यक्ति पर किसी नैतिक उद्यमिता का दोष सिद्ध तो नहीं हो चुका है। ये 3 की तीनों कंडीशंस हैं, अगर ये तीनों कंडीशंस आप पर लागू होती हैं, तो फिर आप सदस्य नहीं बन सकते हो, ठीक है? तो उसे सदस्य बनने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है इनमें से सभी, ठीक है? क्लियर है बात? अच्छा, नेक्स्ट देखो, हालाँकि भारत का नागरिक वगैरह भी होना चाहिए। तो ख़ैर इस क्वेश्चन में ये तीनों दिए हैं, तो इन तीनों के बारे में आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8वाँ देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा सुमेलित नहीं है? केंद्रीय वित्त आयोग का वर्णन हमें 280 में मिलता है, बिल्कुल सही है। राज्य वित्त आयोग का वर्णन हमें 243 के एम में मिलता है क्या? 243 के एम में तो नहीं है, 243 का आई होना चाहिए, आई फॉर इनकम और आई फॉर वित्त आयोग, ठीक है? हाँ, और लोक सेवा आयोग का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? लोक सेवा आयोग का वर्णन हमें मिलता है 315 में, निर्वाचन आयोग का वर्णन 324 में। तो ये गलत हो गया हमारा, हमारा सही उत्तर होगा दूसरा, चूँकि राज्य वित्त आयोग का वर्णन 243 के आई में है। अच्छा, अब ज़रा इसमें देखो अ, राज्य वित्त आयोग, मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? राज्य वित्त आयोग, ठीक? अब ज़रा राज्य वित्त आयोग की कंडीशंस देखो, राज्य वित्त आयोग का वर्णन हमें कहाँ-कहाँ मिलता है? जैसे मैंने अभी पंचायती टैक्स लगा सकती हैं, इसका वर्णन देखा तो हमें कहाँ-कहाँ मिल सकता है? अब मुझे बताओ राज्य वित्त आयोग का वर्णन हमें कहाँ-कहाँ मिलता है? सबसे पहले तो मैंने अभी अधिनियम लिखा था 1947 यहाँ पर मिलता है। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 में राज्य वित्त आयोग का वर्णन हमें मिलता है। प्रश्न ये उठता है कि कहाँ मिलता है, किस धारा में मिलता है? तो धारा याद रखिए पूछी जा सकती है। धारा है 32 का क। मैं बार-बार रिवीजन करवा रहा हूँ धाराओं का, इसलिए याद रखिएगा। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि 5 वर्ष में एक राज्य स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। कौन गठन करेगा? गठन कौन करेगा? गठन करेगा राज्यपाल, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? ये बात समझ गए? राज्य वित्त आयोग का वर्णन संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम की अधिनियम 1947 की किस धारा में वर्णन है? 32 का का में। क्या कहा गया है? कहा ये गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष में स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करेगा, ठीक है? अब जरा आओ यहाँ पर संविधान में। क्या इसका वर्णन हमें संविधान में भी मिलता है? आंसर होगा हाँ। कहाँ मिलता है? आर्टिकल 243 का, ठीक है? ये दोनों याद रखो, ठीक है? नेक्स्ट देखो, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और कार्यवाही रिपोर्ट को किसके द्वारा विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? मैंने आपको क्या बताया था थ्योरी क्लास में? मैंने कहा था स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी राज्य वित्त आयोग कोई भी रिपोर्ट बनाएगा और फिर उसे पेश करेगा राज्यपाल को, ठीक है? किसे देगा वो? राज्यपाल के पास पेश करेगा। फिर राज्यपाल की ड्यूटी है कि इसी रिपोर्ट को
वो कहाँ पेश करे? वो पेश करवा दे राज्य विधान मंडल में, ठीक है? वो पेश करवा दे इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष। क्वेश्चन में फिर से आओ, राज्य वित्त आयोग द्वारा जो सिफारिशें दी जाती हैं और कार्यवाही की जाती है, उसकी रिपोर्ट को किसके द्वारा राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है? आंसर क्या होगा? राज्यपाल, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10वां। पंचायतों के संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय हेतु केंद्रीय वित्त आयोग को किसके द्वारा सिफारिश दी जाती है? फिर से क्वेश्चन पढ़ो जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायतों के संसाधनों की आपूर्ति के लिए, ठीक है, पंचायतों में संसाधनों की कमी हो गई तो उनकी आपूर्ति करनी है, तो उस आपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए केंद्रीय वित्त आयोग किसके द्वारा सिफारिश की जाती है? केंद्रीय वित्त आयोग को किसके द्वारा सिफारिश की जाती है, ये पूछा है। अ, केंद्रीय वित्त आयोग को कौन सिफारिश करेगा कि हमारे यहाँ हमारे राज्य में पैसे की कमी हो गई है, तो पैसा भिजवाओ, तो ये सिफारिश करेगा राज्य वित्त आयोग, है ना? राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग सिफारिश करेगा किसे? ये सिफारिश करेगा केंद्रीय वित्त आयोग को, केंद्रीय वित्त आयोग को, ठीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय वित्त आयोग। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जिम्मेदारी केंद्रीय वित्त आयोग की बढ़ जाती है। राज्य वित्त आयोग ने केंद्रीय वित्त आयोग से कहा कि साहब हुजूर हमारे यहाँ पैसे की कमी हो गई है कंसोलिडेटेड फंड में, राज्य की संचित निधि में, तो उसमें पैसा भिजवा दीजिए ताकि हम उस पैसे को ग्राम निधि में डलवा सकें। ऐसी स्थिति में अब केंद्रीय वित्त आयोग का क्या काम होगा? जरा इसको देखो। एक आर्टिकल है 280 का बी, सॉरी का 3 का बी, ठीक? ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब राज्य वित्त आयोग केंद्रीय वित्त आयोग को सूचना देगा कि हमें पैसा भिजवाओ केंद्र से, तो फिर केंद्रीय वित्त आयोग की भी जिम्मेदारी बन जाती है। केंद्रीय वित्त आयोग क्या करेगा? आर्टिकल 280 3 का भी कहता है कि फिर केंद्रीय वित्त आयोग सिफारिश करेगा किससे? अ, सिफारिश करेगा राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट से कहेगा। और प्रेसिडेंट से क्या कहेगा? प्रेसिडेंट से कहेगा कि राज्य की राज्य की जो समेकित निधि है, राज्य की समेकित निधि को बढ़ाएं या बढ़वाएं केंद्र से कह के, ताकि क्यों क्यों बढ़वाई जाए? ताकि पंचायतों को, या हम कहें पंचायतों के संसाधनों की संसाधनों की पूर्ति हो सके, ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? तो फिर से एक बार इसको पूरे के पूरे कंटेंट को समझ लो। क्वेश्चन में कहा गया था कि राज्य वित्त आयोग किससे कहेगा, यानी कि पंचायतों में संसाधनों की आपूर्ति करने के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए केंद्रीय वित्त आयोग को किसके द्वारा सिफारिश दी जाएगी? तो राज्य वित्त आयोग के द्वारा। फिर राज्य वित्त आयोग का एक जिम्मेदारी बनती है और वो जिम्मेदारी संविधान प्रदत्त है। आर्टिकल 280 का 3 का बी कहता है कि केंद्रीय वित्त आयोग फिर सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति से कहेगा कि एक काम करिए, केंद्र सरकार से आप कहिए कि राज्य की समेकित निधि में पैसा डलवाएं, ठीक है? ताकि पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति हो सके। यहाँ तक बात समझ गए? तो आपको ये आर्टिकल याद रखना है, ठीक है? हाँ, किस आर्टिकल के तहत केंद्रीय वित्त आयोग राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि राज्य की समेकित निधि में पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए वहाँ पर फंड किया जाए। तो आर्टिकल होगा 280 का 3 का बी, ठीक है? नेक्स्ट देखो, अपने द्वारा स्थापित अनुरक्षित एवं प्रबंधित बाजारों के लिए कौन लाइसेंस शुल्क, पथ शुल्क का आरोपण कर सकता है? कौन कर सकता है? ये कर सकता है क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये दोनों, ठीक है? ये दोनों ही हाँ, कर सकती हैं। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश के पहले राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने आपको राज्य वित्त आयोग के उत्तर प्रदेश के सारे अध्यक्ष बताए हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लो, 4 या 5 हैं। आओ इनको रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले कौन है? सबसे पहले हैं भालचंद्र शुक्ला, ठीक है? दूसरे कौन है? दूसरे हैं टी.एन. धर। तीसरे कौन है? मैंने आपको बताया था एस.ए.टी. रिजवी। चौथे कौन है? अतुल कुमार अतुल कुमार गुप्ता, ठीक है? और 5वें कौन है? 5वें हैं आनंद मिश्रा। तो ये 5 के पाँचों मैंने बताए थे, इनके कार्यकाल आप मत याद रखिए, आपसे केवल और केवल सीरीज़ में पूछ सकता है कि निम्न में से कालानुक्रम में सजाइए, तो यही सीरीज़ है, इसे ही आप याद रखोगे, ठीक है? तो पहले राज्य वित्त आयोग कौन थे? हाँ, भालचंद्र शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14,
दरअसल ये एक बंदा होता है राज्य में राज्यपाल, ठीक है? राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल करता ये है कि प्रत्येक 5 साल में ये गठन करता है राज्य वित्त आयोग का, ठीक? राज्य वित्त आयोग का, क्लियर बात? इस राज्य वित्त आयोग का गठन करने का प्रावधान हमें कहाँ-कहाँ मिलता है? ये मिलता है 1947 जो अधिनियम था, मैंने अभी बताया था, उसकी धारा कौन-सी है? धारा है 32 का, ठीक है? और एक मैंने और अभी आपको बताया था, कौन-सा? मैंने आपको बताया था कि संविधान में कौन-सा आर्टिकल है? 243 का आई, ठीक? ये बार-बार आप रिवीज़न करते रहो चूँकि आपकी नज़रों से बार-बार ये चीज़ें गुज़रती रहें, ठीक है? तो याद रखिएगा ये सारी की सारी बातें। अच्छा ये तो राज्यपाल की कंडीशन हो गई। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट की भी यही कंडीशन है, प्रत्येक 5 साल में ये गठन करेगा, काहे का? ये गठन करेगा केंद्रीय वित्त आयोग का, ठीक है? तो याद रखिएगा ये सारी बातें। क्वेश्चन नंबर हाँ, नेक्स्ट देखो 15 निम्नलिखित में से कौन-सा शुल्क ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जा सकता है? कौन-सा शुल्क है जो ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जा सकता है? आ जाओ ज़रा देख लेते हैं। अ, वधशालाओं पर शुल्क, जल शुल्क, चलचित्र पर शुल्क यानी सिनेमा पर शुल्क ये वधशालाएँ जो हैं, इन पर भी शुल्क लगा सकती है ग्राम पंचायत। तो ये तीनों हो गए, ये तीनों सही हो जाएँगे, ठीक है? मैंने अभी पीछे आपको पूरी लिस्ट बताई थी, शुल्क लगाना, उसमें इसको अभी आप जोड़ लीजिए, शायद ये मैंने लिखा नहीं था। तो इन तीनों पर शुल्क ग्राम पंचायत लगा सकती है। कौन-सी धारा है? मैंने वहाँ भी आपको लिखा था, ठीक है? और मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ कौन-सी धारा है? धारा है 37 बार-बार रिवीज़न करिए इन सब का। चूँकि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठें, तो फिर बहुत ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता ना पड़े या फिर आप हौच-पौच में ना हो जाएँ कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है। वैसी स्थिति में आप पता चला गलत वाला टिक करके चले आओ, ठीक है? हाँ, तो इसीलिए ये 3-4 महीने आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ताकि इनमें इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो सके, ताकि आप फिर सही उत्तर ही वहाँ पर आपको नज़र आए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16 देखो, निम्नलिखित में से कौन से कर या शुल्क ग्राम पंचायत द्वारा लगाए जा सकते हैं? कौन से कर या शुल्क ग्राम पंचायत द्वारा लगाए जा सकते हैं? सड़कों पर रोशनी के लिए, हाँ, बिल्कुल स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगाती है, ठीक है? आयकर ये क्या लगाती है सरकार? सरकार लगाती है, पंचायत तो नहीं लगाती है, ठीक है? जलापूर्ति पर कर ये भी लगाती है, तो पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा। आयकर नहीं लगाती है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, क्या ये एक संवैधानिक निकाय है? हाँ, बिल्कुल है। संवैधानिक निकाय उसे कहते हैं जिसका वर्णन हमें ऐसे निकाय, ऐसे आयोग जिनका वर्णन हमें संविधान में मिलता है। तो राज्य वित्त आयोग का वर्णन हमें कहाँ मिल रहा है? 243 के आई में, यानी कि संविधान में मिलता है। तो ये संवैधानिक निकाय है। इसका गठन राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को नहीं देता है। राज्य वित्त आयोग है तो फिर राज्य में सबसे बड़ा सरगना बैठा है राज्यपाल, है ना? तो इसके पास जाएगा इस्तीफा। ये तीसरा गलत हो गया। राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल भी निर्धारित नहीं है। राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। नहीं हाँ, ये निर्धारित है 5 साल का होता है, 3 साल का नहीं होता है। तो ये भी गलत हो गया। 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है? हाँ, याद रखिएगा ये सारी की सारी बातें। नेक्स्ट देखो 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी को कितने प्रतिशत बनाए रखने की सिफारिश की है? 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी को 40% बनाए रखने की सिफारिश की है। तो ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन हो या फिर केंद्र के वित्त आयोग हों, इनके द्वारा कितना रुपया आवंटित किया गया है, कितनी सिफारिश करी जा रही है, इन सब का एक मैं अलग सेपरेट वीडियो लाऊँगा, ठीक है? तो अभी हाँ, याद रखिएगा इसको 41% है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18 और इसमें कई सारी चीज़ें और भी हैं, जैसे मैं जब इसका कंबाइंड वीडियो लाऊँगा तो उसमें जैसे एक आपने पढ़ा होगा उम, टाइड अनुदान अनटाइड अनुदान जैसे वेतन या फिर आप प्रशासनिक जो व्यय होता है उसके लिए 60% निर्धारित किया गया है। अनटाइड में 40% दिया गया है 15वें वित्त आयोग के द्वारा, है ना? तो जैसे अनटाइड में क्या आता है, अनटाइड में आती हैं स्थानीय आवश्यकताएँ, जैसे स्ट्रीट लाइट हो गया, श्मशान में कितना पैसा खर्च होगा या फिर सड़क मरम्मत में कितना पैसा खर्च होगा। तो ये सारी की सारी बातें हम लोग अलग सेपरेट वीडियो में देखेंगे, ठीक है? हाँ, और वो अभी हो सकता है आपको इंतज़ार करना पड़े क्योंकि जब एग्ज़ाम डेट आएगी उसी दौरान इन सब चीज़ों की चर्चा होगी। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखो, पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में केंद्रीय वित्त आयोग की भूमिका क्या होती है?
वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है, केंद्रीय वित्त आयोग की भूमिका होती है वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, वित्तीय योजनाएँ तैयार करना और वित्तीय प्रबंधन की सलाह देना। ये सारी की सारी इसकी योजनाएँ हैं, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। ये अ, गलत कीजिए, इसमें कथन में असत्य कौन है? ये असत्य है। इसको फिर से पढ़ो ज़रा देखो। वित्त आयोग प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। ये गलत है। ऐसे छोटी-छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत दिमाग लगाना है पढ़ने में। वित्त आयोग पारदर्शिता किसमें सुनिश्चित करेगा? क्या मालूम है आपको? वित्त आयोग पारदर्शिता सुनिश्चित करता है वित्तीय स्थितियों में या वित्तीय हितों में। प्रशासन में थोड़ी पारदर्शिता ये सुनिश्चित करता है, ठीक है? प्रशासन इसके दायरे में ही नहीं आता है ये वाला विषय, वित्त आयोग के। नेक्स्ट देखो, तो ये वाला गलत हो गया हमारा। वित्त आयोग अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान मामलों में सुझाव देता है। तो आर्टिकल 275 क्या कहता है? आप इसको जब जानोगे, तो फिर आप इसका सही उत्तर निकाल पाओगे। 275 कहता है, कुछ राज्यों में कुछ राज्यों या हम कहें कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलना, अनुदान प्रदान किया जाना, ठीक है? अब ज़रा इसको देखो, दूसरे वाले को वित्त आयोग अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि में से राज्य के राजस्व में सहायता अनुदान मामलों में सुझाव देता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें केवल दूसरा हो जाएगा, ठीक है? पहला वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से ये यहाँ पर में होना चाहिए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने अभी आपको बताया था, बहुत सारे नाम बता दिए थे आपको, कौन-कौन से? हाँ, पहले हमने बताया थे शुक्ला जी थे, भालचंद्र शुक्ला, दूसरे थे टी.एन. धर साहब और तीसरे मैंने बताए थे मुस्लिम थे कोई, इनका नाम है रिजवी, हाँ, रिजवी साहब थे और गुप्ता साहब थे और मिश्रा साहब थे। ये मैंने आपको पीछे लिखे थे। तो दूसरे मैंने कौन बताया है? दूसरे बताए हैं टी.एन. धर, तो आंसर हो जाएगा टी.एन. धर। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22 देखो। उत्तर प्रदेश सरकार कौन-सा राज्य वित्त आयोग गठन करने की तैयारी में है? 5 तो कर ही चुकी है, ये छठा करेगी। ठीक है? काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है। तो 5 कर चुकी है, छठा वित्त आयोग इसको गठित करने की तैयारी कर रही है। नेक्स्ट देखो, 23 नंबर क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए निधियों के गठन हेतु उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? क्वेश्चन एक बार फिर समझो। पंचायतों के द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए निधियों के गठन हेतु उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? अब यहाँ से क्वेश्चन पकड़ो। अगर आप हमारे वीपीओ के लगातार लेक्चर्स को देख रहे होगे, तो मैंने आपको 2-3 शब्द बताए थे कि ये शब्द को पकड़ के चलना है। जैसे ही आपने पकड़ा उपबंध, उपबंध का आशय होता है नियम या फिर कानून, ठीक है? अब कह रहा है उपबंध किसके द्वारा किया जाता है, यानी नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो नियम कौन बनाता है? या तो संसद बनाएगी या तो विधानमंडल बनाएगा। केंद्र में संसद बनाएगी, राज्य में विधानमंडल बनाएगा। अब नियम बनाने काहे पे हैं? नियम बनाना है पंचायतों पर। तो पंचायत विषय किसका है? पंचायत विषय है राज्य सूची का, ठीक? राज्य सूची का विषय है। ऐसी स्थिति में राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? कानून बनाता है विधानमंडल। तो फिर कानून कौन बनाएगा? विधानमंडल। आंसर हो जाएगा विधानमंडल। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? तो इन शब्दों को पकड़ के चलना है। उपबंध कौन बनाएगा? उपबंध किसके द्वारा निर्धारित किए जाएँगे? जैसे ही आपको ये शब्द मिले, तुरंत जाना है कि उपबंध बनवा किस पे रहा है। यदि यही उपबंध जनगणना पे बनवा रहा होता, तो हमारी संसद बनाती। यही उपबंध अगर किसी अंतरिक्ष के विषय में बना रहा होता, तो वो अवशिष्ट सूची में आती, तो फिर हमारी संसद बनाती। ठीक है? तो ऐसी स्थिति में 2-4 टर्म्स हैं, उन्हें आप पकड़ के रखिए और वो कौन-कौन से टर्म्स हैं, आप लगातार हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर हो जाएगा चौथा। अब ज़रा एक बात समझो, क्वेश्चन में एक शब्द लिखा है निधि, ये शब्द पकड़ो ज़रा, निधियाँ, निधियाँ, ठीक है? एक तो संचित निधि होती है, आकस्मिक निधि होती है, पब्लिक अकाउंट्स होता है। ग्राम की क्या निधियाँ होती हैं? हाँ, ग्राम की निधियाँ भी होती हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की एक धारा है। इस धारा को याद रखो, धारा 32। इसमें ग्राम निधि का वर्णन किया गया है, ठीक है? इसमें ग्राम निधि का वर्णन किया गया है। अच्छा, ग्राम निधि यानी गाँव की निधि, यानी गाँव की निधि में कुछ पैसा जमा होगा, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? उस पैसे का क्या होगा? उस पैसे के द्वारा बनाया जाता है गाँव में बजट, ठीक? ये बजट का वर्णन हमें बताओ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में बजट का वर्णन है?
तो धारा है 41। ये जो भी मैं धाराएँ लिख रहा हूँ, आप एक अलग से नोट्स बनाइए इनके, क्योंकि ये सारी की सारी धाराओं की संभावना है कि ये पूछी जाएँ, ठीक है? तो धारा 41 में क्या है? गाँव का बजट, ठीक है? अब एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ आप लोग इसका जवाब मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक जिले में मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, प्रत्येक जिले में, ठीक है, एकीकृत ग्राम फंड होता है, एकीकृत ग्राम फंड। अ, एकीकृत ग्राम फंड क्या है? स्थापित करना है, ठीक है? स्थापित किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। तो मुझे ये बताइए, इस फंड का अध्यक्ष कौन होगा? बताओ। इसका मुझे उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है? प्रत्येक जिले में एक एकीकृत ग्राम फंड स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखिए, मैंने ग्राम फंड केवल नहीं लिखा है, मैंने एक शब्द और इसमें जोड़ दिया है, एकीकृत ग्राम फंड। अब हाँ, बाकी आपकी समझ है, आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 नंबर। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5वें वर्ष किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय वित्त आयोग मैंने अभी आपको बताया था, गवर्नर करेगा, स्टेट का, स्टेट फाइनेंस कमीशन का, और जो प्रेसिडेंट होगा वो करेगा सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, यानी केंद्रीय वित्त आयोग का। तो आंसर ये प्रधानमंत्री है, आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 25, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा? तो मैंने आपको क्या बताया था, 1+4, हाँ, 4 सदस्य होते हैं, और ये 4 अन्य सदस्य होते हैं। इनमें से चारों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग-अलग होती हैं। एजुकेशनल का मतलब है जो अर्हताएँ माँगी जाती हैं सदस्यता रखने के लिए, ठीक है? जैसे एक हाई कोर्ट का मेंबर होना चाहिए, वित्त का जानकार होना चाहिए, अर्थशास्त्री होना चाहिए, मैं पीछे लिख चुका हूँ, ठीक है? अब ज़रा देखो, ये है वित्त आयोग। वित्त आयोग से संबंधित 4 बातें आपको हमेशा याद रखनी है। कौन-कौन सी 4 बातें हैं? सबसे पहले, वित्त आयोग का संबंध किस भाग से है? वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग की प्रकृति क्या है? ये 4 बातें आपको पता होनी चाहिए। भाग है 12, आर्टिकल है 280, गठन करता है राष्ट्रपति। केंद्रीय वित्त आयोग की मैं बात कर रहा हूँ, और इसकी प्रकृति क्या है? यह है एक संवैधानिक आयोग, ठीक है? संवैधानिक आयोग के साथ-साथ हम इसको कह सकते हैं कि यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है, ठीक? ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है। तो ये बातें याद रखो। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछ रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया था, 5 के पाँचों वित्त आयोग पहले कौन थे? शुक्ला साहब, फिर टी.एन. धर साहब बने थे, रिजवी साहब, गुप्ता साहब और आनंद मिश्रा। मिश्रा जी थे 5वें के और गुप्ता जी थे, हाँ, चौथे के। तो इन गुप्ता जी का नाम लिखो, अतुल अतुल कुमार गुप्ता। तो यहाँ कोई ऑप्शन तो है नहीं, सही उत्तर हमारा हो जाएगा नन ऑफ दीज़, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27, किस वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ा के 42% करने की अनुशंसा की है? ये वित्त आयोग पूछ रहा है। तो एक वित्त आयोग है 14वां वित्त आयोग, 14वां वित्त आयोग, ठीक? ये जो आयोग है, इसी ने 32% से बढ़ा के 42% कर देने की इसने सिफारिश की है, और जो 32% से बढ़ा के 42% करने की सिफारिश या अनुशंसा की है, और जो ये 14वां वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है मालूम है आपको? इसके अध्यक्ष रहे हैं, इनका नाम है वाई वी रेड्डी, ठीक है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये अभी चल रहा है 15वां वित्त आयोग। इसके कौन है? सिंह साहब हैं। क्या नाम है इनका? सिंह साहब हैं। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। चलो आप लोग नाम इनका कमेंट बॉक्स से बताइए। ये सिंह साहब हैं कोई, ठीक है? 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 12वें वित्त आयोग के और 13वें वित्त आयोग के, बताओ मुझे। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है और 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है? तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं रंगराजन, ठीक है? और डॉक्टर सी रंगराजन, और 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केलकर, ठीक है? विजय केलकर साहब। तो 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया और 15 हो गया, यानी कि रंगराजन साहब, केलकर साहब, रेड्डी साहब और ये सिंह साहब हैं, ठीक है? याद रखिएगा इनको। तो इसका उत्तर हो जाएगा 14। नेक्स्ट देखो, सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित क्या करना है? कौन से शुल्क कौन सी पंचायतें वसूल सकती हैं? स्टाम्प शुल्क ग्राम पंचायत नहीं वसूलती है, तो कौन वसूलता है? स्टाम्प शुल्क को वसूलती है राज्य सरकार, ठीक? सड़कों की सफाई के लिए जो कर लगाती है वो ग्राम पंचायत लगा सकती है। घरेलू उपयोग के लिए जलापूर्ति पर कर जो लगाती है वो ग्राम पंचायत लगा सकती है। ग्राम पंचायतें ये दोनों कर लगा सकती हैं, तो ये दोनों हमारे ऑप्शन सही हैं।
यानी कि पहला तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया, दूसरा और तीसरा सही होगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्षेत्र पंचायत द्वारा कौन-सा कर आरोपित किया जा सकता है? क्षेत्र पंचायत कौन-सा कर आरोपित कर सकती हैं? ये जल कर भी आरोपित कर सकती हैं और विद्युत कर भी आरोपित कर सकती हैं। ये दोनों सही है। जल कर और विद्युत कर। ठीक है? नेक्स्ट देखो, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है? राज्य वित्त आयोग पंचायतों की स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। फिर से समझो, राज्य का जो वित्त आयोग है वो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का अवलोकन करेगा। बिल्कुल सही है। फिर देखो, राज्य वित्त आयोग पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा करेगा। ये गलत है। ये लेखाओं की संपरीक्षा का आर्टिकल अलग है। आर्टिकल कौन सा है इसका? लेखाओं की संपरीक्षा का आर्टिकल, लेखाओं की संपरीक्षण का आर्टिकल है जांच। जांच से मुझे याद आ रहा है जे, तो आर्टिकल हो जाएगा 243 का जे। ठीक है? पंचायतों के लिए आरक्षण, आरक्षण से मुझे याद आ रहा है डिप्रेस्ड क्लास, और डिप्रेस्ड क्लास का आरक्षण क्या है? 243 का डी। ठीक है? निर्वाचन से मुझे आ रहा है इलेक्शन, इलेक्शन, इलेक्शन से क्या है? ईएल, ईएल यानी कि अ, इसका क्या बनेगा? 5 और 1, ये बनेगा लगभग 11, यानी कि बन जाएगा के, 243 का के है निर्वाचन। ठीक है? तो आरक्षण कहाँ है? आरक्षण 243 का डी में। निर्वाचन कहाँ है? 243 के के में। और लेखाओं का संपरीक्षा कहाँ है? 243 के जे में। ठीक है? तो ये दोनों राज्य वित्त आयोग के कार्य नहीं है। तो आंसर क्या होगा? केवल कथन एक सही है। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति का अवलोकन करेगा, न ही संपरीक्षण करेगा और न ही आरक्षण देगा और न ही हाँ अ, निर्वाचन करेगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो, 31 नंबर। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों के लिए राजस्व का स्रोत है? ये केंद्र लिखा है। कौन पंचायतों के लिए राजस्व का स्रोत है? केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान राजस्व का स्रोत है। मैंने आपको बताया था, अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं की है तो आप देख सकते हो। ये जैसे सपोज करो गाँव का फंड है, इस फंड में पैसा कहाँ-कहाँ से आ रहा है? केंद्र सरकार कोई योजना शुरू कर दे तो फिर उस योजना में आवंटित राशि जितनी भी होगी वो ग्राम पंचायत तक पहुँचेगी। केंद्र का वित्त आयोग राष्ट्रपति से कहे आर्टिकल 280(3) का बी के तहत कि भाई राज्य की संचित निधि में पैसा डालो, और वो पैसा फिर गाँव की निधि में जाएगा। तो हाँ, ये भी एक तरीका है ग्राम निधि का फंड भरने के लिए। ठीक है? राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, तो राज्य सरकार भी चाहे तो फिर फंड दे सकती है केंद्र को, ग्राम पंचायतों को। ठीक है? केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटन, ये भी सही है, मैंने यही बताया था। योजनाएँ जो भी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित होती हैं, उन योजनाओं में जितनी भी फंड होता है, जितनी भी राशि होती है, वो केंद्र हाँ, फिर ग्राम निधि को दे सकता है। तो ये 3 के तीनों सही हैं, उपर्युक्त सभी। पंचायतों के लिए राजस्व के स्रोत कहाँ-कहाँ से आते हैं? केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा भी अनुदान दिया जाता है, और केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए जो आवंटित राशि होती है, उनसे पंचायतों के लिए राजस्व मिलता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 33 देखो, 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियाँ किस अवधि के लिए लागू होंगी? ये मैंने अभी आपको बताया था। 2021 से लेकर 2026 तक ये लागू होंगी। सही उत्तर हो जाएगा इसका चौथा, 5 साल के लिए। ठीक है? और जो 15वां वित्त आयोग है, 15वां वित्त आयोग, ठीक? जिसको सिंह साहब अध्यक्ष हैं, ये कुछ रुपया बँटवारा करता है और ये कहता है कि जो भी ये रुपया ग्राम पंचायतों को देगा, तो ये ग्राम में कितना रेशियो मिलेगा, ग्राम स्तर की पंचायतों को कितने रेशियो में पैसा मिलेगा, क्षेत्र स्तर की पंचायतों को कितने रेशियो में पैसा मिलेगा, और जिला पंचायत को कितने रेशियो में पैसा मिलेगा। याद रखिएगा, ये 70:15:15 है। यानी कि 15वें वित्त आयोग के द्वारा आवंटित राशि को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में किस अनुपात में राशि को 15वां वित्त आयोग बाँटता है? तो 70:15:15। ठीक है? याद रखो इसको। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य है जो राज्य वित्त आयोग का नहीं है? आज आओ ज़रा पढ़ लेते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की सिफारिश करना, ये तो बहुत गलत बात है। ये काम ही नहीं है राज्य वित्त आयोग का। पहला ही मिल गया हमें। दूसरा देखो, राज्य में स्थित विभिन्न पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निगमों की स्थिति की समीक्षा करना। तो नगर निगमों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। वित्तीय स्थिति की, ये सही होगा। राज्य संचित निधि से राज्य में स्थित विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में धनराशि का आवंटन करना, ये भी सही, ये भी काम है इसी का। राज्य में
स्थित विभिन्न नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाना, ये भी सही है। तो ये वाला बिल्कुल गलत बात है, ठीक है? ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, तो प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। हर एक प्रश्न की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। कैसे-कैसे क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं, किस-किस तरीके से। नेक्स्ट देखो, राज्य वित्त आयोग का सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो ये किसे सौंपेगा? राज्य वित्त आयोग का सदस्य, ये सौंपेगा राज्यपाल को, ठीक है? काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 का, है ना? कोई भी अध्यक्ष हो राज्य वित्त आयोग का, कोई भी सदस्य हो राज्य वित्त आयोग का, ये बंदा अपना त्याग पत्र हमेशा राज्यपाल को सौंपेगा। याद रखिएगा इसको, भली-भांति। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 36, राज्य पंचायती राज अधिनियम ने अधिकांश कराधान के अधिकार किसको दे रखे हैं? राज्य पंचायती राज अधिनियम ने अधिकांश कराधान के अधिकार किसे दे रखे हैं? ये दे रखे हैं ग्राम पंचायतों को, ताकि जो सबसे निचला स्तर है, वो सुदृढ़ हो सके। उसके पास ज़्यादा पैसा होगा, तो गाँव का उत्थान ज़्यादा होगा, ठीक है? लेकिन आजकल तो आप देख रहे होंगे, जब प्रधानी का चुनाव होता है, तो जब तक कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बँट ना जाएँ, तब तक काम कैसे चलता है ना? तो प्रधानी के चुनाव में भी आजकल काफ़ी लाखों रुपए खर्च होने लगे हैं। तो ख़ैर, और उसी एक सिस्टम के भाग आप लोग बनने जा रहे हो, ग्राम पंचायत अधिकारी। प्रधान से हाँ, मिल-जुल के बेहतर तरीके से काम करना होगा, और आपका तो पूरा का पूरा अधिकार होगा ग्राम निधि पर, है ना? ग्राम निधि से पैसा निकालना है, तो ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रधान ही आगे आएँगे। तो ख़ैर, जो भी हो, आप समझिएगा इन सब बातों को, कैसे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण। फिर से समझो, कह रहा है कथनों पर विचार करो, ठीक है? पहला कथन क्या कह रहा है? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या गया है? सबसे नीचे पढ़ो आगे। कौन-सा राज्य वित्त आयोग का कार्य है? ये पूछा है आपसे, और ये 2 कथन दिए हैं। पढ़ो ज़रा। संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण, बिल्कुल सही है, ठीक है? दूसरा देखो, सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना, ये भी सही है। ये दोनों कथन हमारे सही हैं। 37, क्वेश्चन नंबर 37 का दोनों, ठीक है? कुल मिला के आपसे ये पूछ रहा था कि ऊपर ये जो दोनों कथन दिए हैं, इनमें कौन-सा सॉरी केंद्र वित्त आयोग का कार्य है? तो ये दोनों कार्य हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा कर शुल्क ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जाता है? यंत्र चालित वाहनों से भिन्न वाहनों पर कर लगाया जाता है। वाहनों पर कर मैंने अभी आपको बताया था, जो शायद पहला क्वेश्चन था, वहीं पर मैंने डिस्कस किया था। ग्राम पंचायत के द्वारा लगाए जाने वाले सारे कर। वधशालाओं और पड़ाव की भूमि के प्रयोग पर शुल्क, ये भी सही है। सड़कों की सफाई के लिए और रोशनी के लिए जो कर लगाए जाते हैं, ये सारे सही हैं, ठीक है? आप क्वेश्चन नंबर 1 को फिर से देखिए। 39 देखो, राज्य का राज्यपाल कितने वर्षों के अंतराल पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? 5 साल के लिए, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो, ग्राम पंचायत का बजट पारित करने के लिए ग्राम पंचायत की बैठक की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? ये क्वेश्चन अच्छा है। आज अब इसको देखते हैं। अ, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं, ये कौन-सा अधिनियम था? पंचायती राज अधिनियम। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, ठीक है? 1947, 1947। ये जो पंचायती राज अधिनियम 1947 है, इसकी एक धारा है 41। क्या है इसमें? इसमें है बजट। पंचायती राज की बैठक में ग्राम पंचायत का बजट की बात हो रही है, तो याद रखिए ग्राम पंचायत का बजट है धारा 41 में। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पूछा है कि बजट पारित करना है हमें, तो गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? जब भी कभी बजट पारित करने की कंडीशन हो, ठीक है? याद रखना इसको। जब भी कभी बजट पारित करने की स्थिति आए, तो हमेशा साधारण बहुमत से बजट पारित होगा। ये साधारण बहुमत कैसा है? बहुमत ऐसे लिखो। ये साधारण बहुमत कैसा है? ये होगा उपस्थित, वहाँ जितने लोग उपस्थित होंगे, और मत देने वालों का साधारण बहुमत, ठीक है? साधारण बहुमत। अब एक ये तो हो गया जब बजट पारित होगा, लेकिन पारित होने की स्थिति में बैठक भी तो होगी। सपोज़ करो बजट को पारित करना है, बजट पारित होगा साधारण बहुमत से, ये तो ठीक है। लेकिन बजट पारित करने से पहले एक बैठक भी तो बुलाई जाएगी। तो बैठक में गणपूर्ति क्या होनी चाहिए ताकि बैठक हो सके? बात समझो। जैसे सपोज़ करो ये एक क्लास है, ठीक? ये टीचर खड़ा है। गणपूर्ति कहते किसे हैं? गणपूर्ति कहते हैं वो न्यूनतम संख्या जिससे ये क्लास संपन्न हो सके। तो ये टीचर है,
अब इस क्लास में कम से कम कितने बच्चे होने चाहिए ताकि पढ़ाई हो सके? कम से कम 1 बच्चा तो होना चाहिए, जिसे ये टीचर पढ़ा सके। बात समझ पा रहे हो? हाँ, 10 हो जाएँ, 15 हो जाएँ, 20 हो जाएँ, 100 हो जाएँ, वो बात अलग है। लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए? कम से कम 1 होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर है, बैठक होने के लिए गणपूर्ति होनी चाहिए। कम से कम गणपूर्ति में कितने मेंबर्स होने चाहिए ताकि बैठक हो सके? प्रश्न ये है। तो यहाँ पर गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? याद रखिएगा, पंचायत के ग्राम पंचायत के सदस्यों की जो टोटल संख्या है, कुल संख्या का 1/2 से अधिक, यानी 1/2 से 1 बंदा भी ज़्यादा है तो फिर बैठक हो जाएगी और यही है इसका गणपूर्ति। तो आंसर हो जाएगा कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल याद रखिएगा, ग्राम पंचायत का बजट पारित करना है, तो उसके लिए ग्राम पंचायत की बैठक की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? हाँ, सदस्य संख्या जितने भी हैं उनका आधे से 1 ज़्यादा, ठीक है? ज़्यादा 1 ही नहीं, ज़्यादा और भी हो सकते हैं, 10 ज़्यादा हों, 15 ज़्यादा हों, लेकिन आधे से कम 1 ज़्यादा हो, ठीक है? हाँ, ये धाराएँ भी याद रखो आप, धारा 42 है सॉरी 41 है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 41 में आ जाओ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करों को केंद्र के द्वारा लगाया तथा एकत्र किया जाता है, परंतु विवरण केंद्र और राज्यों के मध्य किया विवरण नहीं यहाँ वितरण होना चाहिए, परंतु वितरण केंद्र और राज्यों के मध्य किया जाता है। ये कौन है? उसमें सबसे पहले ये जो आर्टिकल्स लिखे हैं ये पता होने चाहिए आपको, तभी आप उत्तर तक पहुँच पाओगे। आर्टिकल 281 क्या कहता है? इसमें फाइनेंस के बारे में दिया गया है सारी जानकारी। 200 279 हाँ, ये क्या कहता है? ये कहता है शुद्ध जो आगम है, शुद्ध आगम आदि की गणना, ठीक है? 273 क्या कहता है? ये कहता है जूट पर और जूट उत्पाद जूट उत्पादों पर अ, या हम कहें निर्यात शुल्क, जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान, ठीक है? ये 273 आर्टिकल कहता है। 270 क्या कहता है? 270 कहता है कि जो भी कर आपने लिए हैं, यानी कि उद्ग्रहित कर और उनका संघ और राज्यों के मध्य संघ और राज्यों के मध्य वितरण, ठीक? ये कहता है आर्टिकल 270। जरा क्वेश्चन में वापस आओ। करों को केंद्र के द्वारा लगाया गया और एकत्र किया गया और उसे केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया गया, ठीक? तो यही कह रहा है, संघ और राज्यों के मध्य वितरण, कौन से कर? उद्ग्रहित कर। तो आंसर हो जाएगा 270, ठीक है? नेक्स्ट देखो, ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए किसी कर, शुल्क अथवा उपशुल्क की छूट किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है, ठीक है? क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्राम पंचायत के द्वारा लगाए गए किसी कर, शुल्क या उपशुल्क में छूट किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है? तो ये राज्य सरकार भी देती है और ग्राम पंचायत भी देती है। आओ जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं। एक अधिनियम मैंने अभी आपको बताया था, अधिनियम 1947, अ, ग्राम पंचायत नहीं है, ये है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947, ठीक है? इसकी एक धारा याद रखो, धारा कौन-सी है? धारा है 37 का ग। ये धारा क्या कहती है? ये धारा कहती है कर, शुल्क या अ, उपशुल्क की छूट प्रदान करना, छूट देना। अच्छा, अब प्रश्न ये आता है कि छूट देता कौन-कौन है? तो इसकी आप 2 धाराएँ और याद रखो, 1 और 3। ध्यान दें, धारा 37 का ग का पहला, ये क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य सरकार छूट दे सकती है, ठीक? और तीसरा क्लॉज़ क्या कहता है? धारा 37 का ग का तीसरा, ये कहता है कि ग्राम पंचायत छूट देगी, ठीक? लेकिन ग्राम पंचायत जब भी छूट देगी, तो फिर वो एक संकल्प पारित करेगी और संकल्प पारित करके हाँ, इसको छूट दे सकती है। अब एक क्वेश्चन अब यहाँ से एक बार फिर से समझो। समझना ये है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि कर या शुल्क या उपशुल्क लगाया गया, अगर वो ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा है, कम करना चाहिए, तो इसे कौन कम करेगा? सबसे पहला क्वेश्चन, तो आपका उत्तर होना चाहिए राज्य सरकार भी कम कर सकता है और ग्राम पंचायत भी कम कर सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, राज्य सरकार अगर कम करेगा तो इस अधिनियम की किस धारा के तहत कम करेगा? तो याद रहे 37 का ग का पहला, ठीक? अब ग्राम पंचायत अगर इस शुल्क को कम करेगा तो फिर किस धारा के तहत कम करेगा? 37 का ग का तीसरा, ठीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और बी दोनों। नेक्स्ट देखो,
निम्नलिखित वित्त आयोग के अध्यक्षों में कौन कालानुक्रम में पहले नियुक्त किया गया है? तो इस तरह के आपको जब भी क्वेश्चन टैकल करने हो, तो आपको सारे के सारे वित्त आयोग के अध्यक्ष पता होने चाहिए। आप तभी कर पाओगे और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, तो आप उम्मीद रखिए कि इस तरह के क्वेश्चन्स आ सकते हैं, ठीक है? इनके कार्यकाल कभी नहीं पूछता है, केवल और केवल कालानुक्रम में सजाने के लिए बोलता है। तो आपको सीक्वेंस में पता होनी चाहिए कि कौन-सा वित्त आयोग का अध्यक्ष कब-कब आया है। तो ज़रा लिख लो इनको। सबसे पहले जो हमारे पहले अध्यक्ष बने थे वित्त आयोग के, मैं केंद्रीय स्तर की बात कर रहा हूँ, वो बने थे केसी नियोगी, ठीक? दूसरे कौन बने थे? के संथानम। तीसरे कौन बने थे? ए के चंदा। चौथे कौन बने थे? टी.वी. राजमन्नार। पाँचवें कौन? ये 1, 2, 3, 4 हाँ, 5वां होगा। पाँचवें कौन बने थे? इनका नाम है महावीर त्यागी। छठे कौन बने थे? ये हैं ब्रह्मानंद ब्रह्मा कैसे लिखेंगे? ब्रह्मानंद, ठीक है? नंद, ब्रह्मानंद रेड्डी। ये हो गए कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब 7वां होगा। 7वें हैं एम सेलट। एम सेलात कहीं-कहीं लिखा होता है, कहीं-कहीं मिलता है सेलट, ठीक है? ये कितने हो गए? हाँ, नेक्स्ट देखो, एम सेलाट के बाद कौन आएँगे? वाई बी चौहान, ठीक है? इसके बाद एम सेलाट, वाई बी चौहान के बाद आएँगे के पी साल्वे, के पी साल्वे। फिर इसके बाद होंगे केसी पंत, केसी पंत के बाद आएँगे एम ए खुसरो, एम ए खुसरो, रंगराजन, रंगराजन, सी रंगराजन है, इनका नाम आप पूरा लिख लीजिएगा, सी रंगराजन, ठीक है? रंगराजन के बाद केलकर, विजय केलकर के बाद वाई.वी. रेड्डी और वाई.वी. रेड्डी के बाद इनका नाम मैं अभी पीछे मैंने आपको बताया था सिंह साहब हैं, भूल रहा हूँ मैं फिर से देखो, क्या नाम है इनका? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मैं इनका नाम हाँ, यहाँ मैं भूल रहा हूँ। चलिए, कितने हो गए हैं? टोटल 15 हो गए क्या? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हाँ, ठीक है। इनका मुझे नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है? निम्नलिखित में से हाँ, कालानुक्रम में आप सजाना है, तो ज़रा देख लो, केसी पंत कहाँ पर है? केसी पंत, ये है केसी पंत, ठीक है? केसी पंत तो काफ़ी दूर है। सी रंगराजन इसके बाद कौन से आएँगे? सी रंगराजन उसके भी बाद हैं, ये रहे केसी पंत पहला और सी रंगराजन इसके भी बाद हो गए, ये दूसरे हो गए। वाई.वी. रेड्डी इसके बाद तीसरे हो गए और के संथानम हो गए पहले, यहाँ पर है के संथानम। तो ये हमारे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो 44 निम्नलिखित में से कौन-सा कर पंचायतों द्वारा एकत्र किया जाता है? पंचायतों के द्वारा कौन-सा कर एकत्र किया जाता है? सीमा शुल्क, बिक्री कर, भू राजस्व कर या स्थानीय मेलों पर कर? तो पंचायतों के द्वारा कौन-सा होता है? सीमा शुल्क तो है नहीं, बिक्री कर भी नहीं है, भू राजस्व यही होगा, ठीक है? 44 नंबर, मेलों पर कर। क्लियर है बात? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 हाँ, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? विद्युत कर ये क्षेत्र पंचायत के द्वारा वसूला जाता है, सही है। विभव और संपत्ति कर ये ग्राम पंचायत का कर नहीं है, ये किसका कर है? ये है सॉरी जिला पंचायत का, ये जिला पंचायत का कर है, ये कर आपको याद रखने हैं, ठीक है? और बधशालाओं पर शुल्क ये ग्राम पंचायत के द्वारा तो 1 और 3 हमारे सही हो जाएँगे, 1 और 3 ठीक? तो ये आप नोट बना के लिख लो, विभव और संपत्ति पर कर कौन लगाता है? ये लगाता है जिला पंचायत, जिला पंचायत। नेक्स्ट देखो, नीचे दिए गए जो वक्तव्य दिए गए हैं इसमें से कथन है और दूसरा है कारण। ज़रा देखो कथन और कारण को पढ़ो। पंचायतों के पास अपने राजस्व संसाधन अत्यंत कम है, बिल्कुल सही है। अगर संसाधन ज़्यादा होते, तो फिर पंचायतों की स्थिति कुछ और होती। दूसरा देखो कारण राज्य नए पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण का पर्याप्त ध्यान दिया है। नहीं, ये गलत है। राज्यों ने नई राज्य नए पंचायतों के ये नए नहीं, राज्यों ने होगा। राज्यों ने पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण पर पर्याप्त ध्यान दिया है। पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है, पर्याप्त ध्यान दिए होते तो फिर आज ये स्थिति थोड़ी ना होती। अब एक बात समझो, अगर पर्याप्त ध्यान दिया ही होता तो हमें क्या 73वें संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ती? 73वां और 74वां संविधान संशोधन की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो राज्य सरकारें थीं, वो पंचायतों को एक तरह से बोझ समझती थीं। ऐसी स्थिति में उनको समय से फंड ना करना, है ना? तो ये सारी की सारी कंडीशंस थीं। अच्छा, जब संविधान में ये प्रावधान ला दिया गया तो सरकारें जो राज्य सरकारें थीं वो कटिबद्ध हो गईं। उनके ऊपर संवैधानिक दायित्व आ गया और इस वजह से फिर वो समय से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना, समय से चुनाव करवाना, ये सब कुछ शुरू हो गया 73वें संविधान संशोधन के बाद से, ठीक है?
तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। पहला कथन सही है, ए सही है, आर गलत है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, पंचायतों की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करो भाई। पंचायतें आंतरिक संसाधन जुटाने में सक्षम हैं, बहुत गलत बात है। आंतरिक संसाधन जुटाने में सक्षम होती तो फिर अब एक बात समझो, अगर वास्तव में पंचायतें आंतरिक संसाधन जुटाने में सक्षम होती, तो फिर राज्य वित्त आयोग बार-बार राज्य सरकार को इशारे क्यों करता है कि ग्राम निधि में पैसे डालो? केंद्रीय वित्त आयोग बार-बार राष्ट्रपति को सिफारिश क्यों देता कि राज्य निधि में पैसा भिजवाओ ताकि वो पंचायतों को पैसा दे सकें? है ना? ये सारे प्रश्न उठते हैं, तो ये कथन हमारा गलत है। पंचायतें आंतरिक संसाधन जुटाने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हैं। दूसरा पढ़ो, पंचायतें अनुदान के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों पर निर्भर नहीं हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। पंचायतें अनुदान के लिए क्या केंद्र और राज्य पर निर्भर नहीं है? भैया जहाँ जो पंचायतें हैं, पंचायतों के पास पैसा आता ही है राज्य सरकार के अनुदान के द्वारा, केंद्र सरकार के अनुदान के द्वारा। तो ये दोनों गलत है, ना तो एक है ना सही, 2 है। क्वेश्चन नंबर 48 देखो। अम, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग बनाए गए हैं? 15। ठीक है? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सी रंगराजन। ये गलत है। 14वें वित्त आयोग के सी रंगराजन नहीं है, ये हैं वाई वी रेड्डी। ठीक है? और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वाई वी रेड्डी। ये वाई वी रेड्डी नहीं है, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वो हैं एन के सिंह। हाँ, ये याद रखिए, एन के सिंह है। ठीक है? मैं सिंह साहब बोल रहा था उतनी देर से, याद नहीं आ रहा था। एन के सिंह याद रखिएगा। ठीक है? तो इसके दोनों गलत हैं, ना तो एक सही है, ना ही दोनों सही है। ठीक है? ग्राम पंचायत की भूमि पर स्थित बाजार में बेचे गए पशुओं की रजिस्ट्री पर शुल्क किसके द्वारा लगाया जा सकता है? क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ो जरा, क्या कह रहा है? ग्राम पंचायत की भूमि पर स्थित बाजार में जो पशु बेचे जाते हैं, उनकी जब रजिस्ट्री होती है, उस पर शुल्क किसके द्वारा लगाया जाता है? यही होगा ग्राम पंचायत, इसी के द्वारा लगाया जाता है। चूँकि जब बाजार वगैरह लगता है, तो ग्राम पंचायत के स्वामित्व में ये ज़मीन होती है, उसी के स्वामित्व, उसी के नियंत्रण में ये सब होता है काम। ठीक है? तो आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। तो ये हमारा पंचायतों के वित्तीय स्रोत में टॉप 50 क्वेश्चंस हैं। ठीक है? इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है? तो मस्त रहिए, खुश रहिए, होली की शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।